हमारे पास इत्तलात हैं बलूचिस्तान में एक मिनी जंग छिड़ी हुई है और दहशतगर्दों का राज है। मुख्तलिफ शहराओं पर उन्होंने कब्जा कर रखा है और वो दनदनाते फिर रहे हैं। ये नौबत क्यों आई और कैसे आई और क्या वजह है कि दहशतगर्द जो हैं और शिद्दत पसंद वो असलिया से लेस हैं और असलिया से लेस होकर जिस शहरा पर चाहते हैं वो दहशतगर्दी का वाक़या करते हैं, जिस फोर्स को चाहते हैं वो निशाना बनाते हैं और जब चाहते हैं और ट्रेन पर पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना लेते हैं। बहरहाल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आपको देनी है अंदर की, लेकिन उससे पहले ये सारे का सारा मसला क्या है, खा वो बलूचिस्तान का हो, खा वो अमन अमान का हो, खा वो मईशत का हो, सियासत का हो, अदालत का हो, वकालत का हो, सहाफ़त का हो, ये सब कुछ हो क्यों रहा है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब पे एक अजाब नाजिल है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी लपेट में सारे आ रहे हैं जो पहले चुप थे, खामोश थे और यहाँ तक कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल पर भी, बहिमाना कत्ल पर भी खामोश रहे, मजाक उड़ाते रहे। अब उनको भी जब उसी चक्की में पीसा जा रहा है तो अब शायद उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं, शहीद अरशद शरीफ के वक्त हमें बोलना चाहिए था। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि शहीद अरशद शरीफ के घर उनके बीवी, उनके बच्चे, उनकी वालदा किस हालत में है वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ कोई नहीं जाता और हल्का सा एक मामूली सा वाक़या होता है तो सब जो है वो सारी ज़मीन व आसमान सर पर उठा लेते हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी चॉइस है। बहरहाल इस जाली निज़ाम को कायम करने के लिए एक मामला किया गया और उस जाली निज़ाम को बचाने के लिए अब अपनी पसंद की जुडिशरी है, लेकिन उस जुडिशरी को भी इस्टेब्लिशमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट के हुक्काम ने इस हद तक धो के रख दिया है कि उनको भी अपनी अब इज़्ज़त जो है वो बचती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि उनकी इज़्ज़त भी कर रोल गई है। और कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब को इंपोर्ट किया गया लाहौर से और उनके साथ कुछ और ऑनरेबल जजेस को भर्ती किया गया और कहा गया कि आपका काम सिर्फ ये है, इमरान खान, पीटीआई और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, पीका एक्ट, इसके बंदों को आपने नहीं छोड़ना। लेकिन वो एक ऑर्डर कर बैठे लार्जर बेंच और बिल्कुल फुसफुसा सा ऑर्डर किया और वो भी कि इमरान खान साहब से मंगल और जुमेरात की मुलाकातें बहाल कर दी और उन्होंने कहा कि प्रेस टॉक भी नहीं करेगी। पीटीआई ने वो भी मान लिया। लेकिन कल पूरी दुनिया ने देखा कि एक कर्नल साहब ने और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने जो लार्जर बेंच के फैसले को फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और डोगर साहब और उनका लार्जर बेंच जो है वो देखता ही रह गया। अब एक एप्लीकेशन फाइल होगी तौहीन अदालत की और उसमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है एक मैसेज देना था, दे दिया। और पीसीओ जजेस जो कि अपनी पसंद के जजेस लाए गए थे उनको भी बता दिया गया है कि आप अपनी औकात में रहें। तो बहरहाल अगली खबर है, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने एक फ़ैसला दिया है और उस फैसले में भी उन्होंने जनाब डोगर साहब को बिल्कुल उठा के उन्होंने एक साइड पे रख दिया है और जो फैसला है बुनियादी तौर पर जस्टिस एजाज इसहाक साहब की अदालत से एक केस लिया और केस ट्रांसफ़र कर दिया और उनको बताए बगैर, जबकि वो पार्ट हर्ड था, जुज़वी तौर पे उसकी समाअत हो चुकी थी। डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत का मामला था, उन्होंने एडवोकेट जनरल को भी बुलाया, बाकी वकला को भी बुलाया। अब उन्होंने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है और हाई कोर्ट का बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मतहत अदालत नहीं है। ये उन्होंने बता दिया है डोगर कोर्ट को कि जनाब आप अपने आइनी कानूनी हदूद में रहें और हम आपके मातहत नहीं हैं। हाई कोर्ट का बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मातहत अदालत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसी वजह से दरख्वास्त एतराज़ के साथ चीफ जस्टिस के सामने मुकर्रर की। चीफ जस्टिस के ऑर्डर में दिखाई नहीं दे रहा कि एतराज़ दूर करने की वजूहात लिखी हों। एतराज़ दूर करने की वजूहात तहरीर ना करना भी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ख़िलाफ़ है। ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब को आईना दिखा रहे हैं आइन और कानून की नज़र में, और उन्होंने कहा कि शफाफियत के लिए बिलखुसूस दरख्वास्त काबिल समाअत पर एतराज़ दूर करने की वजूहात तहरीर की जाती हैं।
ऑफिस के तजर्बाकार जुडिशल अफसरान नाकाबिल समाअत दरखास्तों के लिए पहले फ़िल्टर के तौर पर काम करते हैं और ऑफिस के एतराज़ात को ज़ेर गौर लाकर जज को उन्हें दूर करने की वजूहात तहरीर करनी चाहिए और फ़िलहाल अदालत से ज़ेर समाअत केस वापस लेने की फ़िलहाल कोई कानूनी नज़ीर पेश नहीं की जा सकी। यानी उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर साहब ने ज़बरदस्ती का एक गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से ये केस वहाँ से छीना और ये ऐसी कोई मिसाल भी नहीं दी गई और वकला अदालत की मुआवनत करें और आवाम भी इस केस पर नज़र रखें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि ये केस सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि हर केस पर अप्लाई होने वाला असूल का मामला है और ये केस चीफ जस्टिस के किसी भी जज से इंतज़ामी इख्तियार इस्तेमाल करके मुंतकिल करने से मुताल्लिक है। आइंदा तारीख पर अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए जाएंगे और वो भी अदालत की मुआवनत करेंगे और एडवोकेट जनरल का शुक्रिया कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालती आदाब का ख्याल किया और डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर एतराज़ वजूहात के साथ दूर किए बगैर ऑर्डर का इख्तियार बताएं। डिप्टी रजिस्ट्रार मुतल्लिका जज की रजामंदी के बगैर केस वापस लेने का इख्तियार भी रूल्स में दिखाएं। तौहीन अदालत इस केस में अहम है क्योंकि जिस केस की ऑर्डर की तौहीन हो उससे अच्छा जज कोई नहीं कर सकता और 11 अप्रैल को दोबारा समाअत है ईद के बाद। तो ये तो है जनाब वाज़ेह तौर पर एक उनको बता दिया कि जो बेंच काम करते हैं हाई कोर्ट्स के वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस के मातहत नहीं हैं, उनको मुकम्मल आइनी और कानूनी आज़ादी हासिल है और ये अकल जो ये बात जो है ये आइनी बेंच की अकल में नहीं आ रही बल्कि वहाँ पे भी यही ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। जस्टिस याहिया खान साहब जो हैं वो यही काम कर रहे हैं, उधर भी जस्टिस अमीन साहब से मिलकर। अगली खबर जो है जी वो हम आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के मामलात काफ़ी ख़राब हैं और सलार खान काकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, कारकुन हैं, 26 नवंबर को आए और 26 नवंबर के बाद इस्लामाबाद कत्लेआम के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और तकरीबन 4-5 महीने से वो जेल में थे। 9 मुकदमात में उनकी कल ज़मानत हुई लेकिन उनको एक और नामालूम मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया और मुँह पे कपड़ा चढ़ा दिया गया। ये बलूचिस्तान की उस लीडरशिप का ये हाल कर रहे हैं और इससे फिर कहते हैं कि नफ़रत न फैले और नफ़रत नहीं होनी चाहिए, खलीज कम होनी चाहिए। इस तरह खलीज कम नहीं होती। अब आते हैं 26 और 26 मार्च 2025 का दिन कैसा गुजरा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुसल्ला अफराद हैं जिनको दहशतगर्द कहते हैं, जिनको अलहदगी पसंद कहते हैं, मुसल्ला अफराद ने मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पे चेक पोस्टों पे उनका कंट्रोल रहा और नंबर 1 मकरान कोस्टल हाईवे और पसनी और उमारा के दरमियान जो है उनका कंट्रोल था और वहाँ पे लड़ाई भी हुई और 6 अफराद जो हैं वो मारे गए, शहीद हुए, मारे गए, जाँ भाग हुए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया गया और इस खबर में। तो उसके बाद सिब्बी कोयटा जो है हाईवे उसको भी ब्लॉक किया गया था, उसको भी रोका गया। सिब्बी कोयटा हाईवे और कलपर का इलाका है जी, कलपर का। उसके बाद हाईवे राजनपुर जो है वो भी ब्लॉक थी और उसके बाद कोयटा तफ्तान आरसीडी हाईवे नोशकी वो भी ब्लॉक और उसके बाद है जी अगला कोयटा कराची हाईवे मस्तोंग और कल्लात यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे इसको ब्लॉक किया था। वहाँ पे भी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान लड़ाई हुई और यहाँ पे हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ, हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद जी अगला है सिब्बी कोयटा हाईवे राजनपुर, ये ब्लॉक किया गया था और परूम क्रॉस राजनपुर जो ये भी ब्लॉक था और खरान में जो है एक धमाका हुआ जी खरान में। और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस पे और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे 2 लोकेशन पे तुर्बत सिटी में मुसल्ला अफराद ने हमला किया। और अगली जो है जी
पॉइंट है, पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमला किया गया दश्त केच में, और उसके साथ हमला किया गया पाकिस्तानी फोर्सेस पे मंद केच में, और फिर हमला किया गया पाकिस्तानी फोर्सेस पे सेमी केच में, और उसके बाद ही पुलिस पे हमला किया गया सिब्बी में, और इसके साथ साथ मुसल्ला अफराद ने गैस पाइपलाइन जो है वो उड़ाई है, और वो सुई के मुकाम पे जो पंजाब की तरफ राजनपुर की तरफ आ रही थी, और मुसल्ला अफराद ने डेरा मुराद जमाली हाईवे को मुताद्दिद जगहों से कई घंटे तक उन्होंने ब्लॉक किया रखा, और इस तरीके से जो मिनरल्स ला रही थी गाड़ियाँ, जो मादनियात लेके आती हैं, उन पे हमले किए गए डेरा मुराद जमाली की लोकेशन पे। तो ये हमारे यहाँ सूरत हाल है जनाब, और यहाँ पे एक मिनी जंग जो है वो छिड़ी हुई है। और उससे पहले अगर 24 घंटों में आप देखें तो 5 मुसाफिर कत्ल हुए, गाड़ी नजर आतश की गई, आवरान से 4 तशद्दुदशुदा लाशें बरामद की गई, और मस्तूंग में CTD अफसर कत्ल किया गया, और केच में ग्रेनेड हमला किया गया। मियाँ बीवी और इनके 3 बच्चे जख्मी हुए। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ड्राइवर अगवा हुए, और गवादर पोर्ट से अफगानिस्तान खाद ले जाने वाली 3 गाड़ियाँ नजर आतिश कर दी गई। ये मोहम्मद उमैर साहब ने रिपोर्ट किया है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, और मैं समझता हूँ कि सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, खा रावलपिंडी के हैं या वो इस्लामाबाद के नाजायज़ हुक्मरान, उनको हिदायत दे, और पाकिस्तान जो है वो किसी अच्छे हाथों में चला जाए और वहाँ से आगे तरक्की करे, क्योंकि ये लीडरशिप जो है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और इसके बावजूद ये नाकाम हो चुकी है कि इनको भरपूर सपोर्ट हासिल है मिलिट्री लीडरशिप की, बल्कि अन्यवाह सपोर्ट हासिल है। ये इतनी सपोर्ट हासिल है कि ये हारे हुए हैं, और इनको घर बैठे फॉर्म 47 दिया गया, और जाली फॉर्म 47 दे के इनको इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू का पीस जो है इस वक्त वो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाना है, और पाकिस्तान को माफिया के चुंगल से निकालना है, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी इन 2 ख़ानदानों से निकलना होगा, और वो पाकिस्तान के अवाम को, और पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया को, और पाकिस्तान के इदारों को वो ये हिदायत कर रहे हैं उस इंटरव्यू में कि वो इस कार खैर में हिस्सा लें। तो जनाब बात यही है, जनरल साहब से हम यही कहेंगे, मौजूदा जनरल साहब से, कि जनरल साहब जो अपने असासा को और अपने सीनियर्स के तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाता, वो हमेशा नुकसान उठाता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस मौके पर, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान का मामला है बहुत ही सीरियस मामला है, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये दहशतगर्द हैं, शिद्दत पसंद हैं, और जिनके पास असलहा है और मुसल्लह है, कोई एक 1% भी शुबा नहीं कि इनको बैरूनी सपोर्ट हासिल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इनको रोकना किसने है? इनको रोकना होता है हमारी फोर्सेस ने, और वो फोर्सेस क्या कर रही हैं पिछले 2.5 साल से, और वो सिर्फ एक काम कर रही हैं, और वो ये है कि सियासी मुखालिफिन को किस तरीके से कुचलना है, और उसके सामने जो सियासी मुखालिफिन हैं, और वो सियासी मुखालिफिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुखालिफिन हैं, उसको हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो मौजूदा है उसने अपना मुखालिफ समझ लिया है, और अपना मुखालिफ समझकर उनको कुचलना शुरू कर दिया है। उसमें ना किसी जज को माफ़ किया गया, ना किसी टीचर को माफ़ किया गया, ना किसी जर्नलिस्ट को माफ़ किया गया, ना किसी कारोबारी आदमी को माफ़ किया गया, किसी को भी मुआफ़ नहीं किया गया। और